नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज खास मुलाकात कार्यक्रम में श्री कृष्णा टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ है एक खास शख्सियत। जी हाँ, ये वो वधू है जिसने अपने ससुर का नाम, जी हाँ ससुर, पिता, दूसरे पिता, जीवन के उस मोड़ पर जिसने हाथ पकड़कर एक गृहिणी को क्या बना दिया, सुनेंगे आज हम उनके जीवन के साथ कैसा हुआ, क्या किया और कैसे किया। बहुत खास। मिलते हैं पूनम अंकुर छाबड़ा जी से। नमस्कार पूनम जी, जिंदगी का आपका जो दौर रहा तो वाकई जब सुनते हैं तो लगता है कि ये वही वधू है जिससे हम मुलाकात कर रहे हैं, गुरुचरण छाबड़ा जी की पुत्र वधू। ये वही है। कहाँ से शुरुआत की आपने? देखिए, शुरुआत तो मेरी बहुत पुरानी रही है क्योंकि छाबड़ा साहब जब अनशन करते थे तो एज अ फैमिली मेम्बर हम बैक सपोर्ट हमेशा उनके साथ में रहते थे। शादी से पहले भी मैं छाबड़ा साहब से जुड़ी हुई थी। मैंने देखा था कि वो अनशन करते हैं और इस मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अपील रखते हैं, तो बहुत पढ़ा सुना भी उनके बारे में, तो बहुत अफेक्ट हुई मैं उनसे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मेरा जो रिश्ता है वो उसी घर में हुआ और मुझे उस घर में जाने का मौका मिला, उनकी बेटे की वधू बनने का मुझे मौका मिला। तो वो सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही प्रेरणा रहे और बाद में भी शादी हुई तो हमेशा बैक सपोर्ट उनकी रही मैं। लेकिन हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया जब छाबड़ा साहब की शहादत हुई 2015 जी। अनशन करते हुए शराबबंदी की मांग को 33वें दिन शराबबंदी के लिए जब वो अनशन कर रहे थे, उनकी शहादत हो गई। भूखे प्यासे दिन रात वो अनशन कर रहे थे। उसके पहले भी मैंने उनकी जर्नी देखी तो 4 बार वो अनशन कर चुके थे और उस बीच में हमेशा यही लगता था कि ये परिवार के सदस्य सिर्फ हमारे ही नहीं है, राजस्थान के परिवार के सदस्य और राजस्थान के मुखिया हैं। राजस्थान में उन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो वो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई और छाबड़ा जी जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद में मैंने इस मोमेंट को राजस्थान में लेकर जाना उचित समझा क्योंकि कहीं ना कहीं छाबड़ा जी की ये आखिरी इच्छा थी। जब हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की, किसी बड़े व्यक्ति की समय से पूर्व मौत हो जाती है, उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का हम सब प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हुआ। छाबड़ा जी ने जब अपनी शहादत दी, इस कॉज के साथ में अपनी शहादत दी, तो मुझे लगा कि अब ये सही टाइम है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। मुझे उनके इस मोमेंट को युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, माताओं बहनों के लिए जो इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने 1977 से लड़ी, उसके लिए मुझे घर से निकलना चाहिए और उनकी इस मुहिम को लोगों के बीच में जिंदा रखना चाहिए। इस मुहिम के चलते आपके साथ बहुत सारे लोग थे और बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट किया जो कि छाबड़ा साहब के साथी भी थे। वो भी आज तक आपके साथ उस मुहिम में जुड़े हैं। तो वो स्नेह, वो प्यार और वो मार्ग दिखाने वाले साथी आज भी हैं आपके साथ जुड़े हुए? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने छाबड़ा साहब का साथ दिया दिन रात डट के, वो साथी आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और उन्होंने ये कसम खा रखी है कि जब तक राजस्थान में शराबबंदी नहीं होगी, वो इस मुहिम के साथ में, मेरे साथ में अपना समर्थन हमेशा बनाए रखेंगे। आशीर्वाद के साथ में इस राजस्थान में जब तक शराबबंदी नहीं हो जाती तब तक वो इस मुहिम में जुटे रहेंगे। आपके पति, आप, आपके और परिवार के सदस्य सभी इसी मुहिम से जुड़कर अपना आगे से आगे कारवां बढ़ा रहे हैं। बिहार जैसी जगह में शराबबंदी हो गई और राजस्थान में तो ऐसी स्थितियां भी नहीं थी। गुजरात में बिल्कुल पीस है वहाँ के लेकिन क्या कारण आपको सरकार हर बार मीटिंग के बाद बताती है कि नहीं दे पा रही वो आपको शराबबंदी की सौगात? देखिए, ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि जब हम बार बार सरकार के बीच में जाते हैं, आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, उन्हें ये समझाते हैं कि बिहार में किस तरीके के से लोगों ने अपील की अपने मुख्यमंत्री से और कहा कि हमें हमारे राज्य में शराबबंदी चाहिए, तभी भाईचारा होगा, तभी शांति होगा, महिलाओं का सुख चैन जो छीन चुका है वो आ जाएगा। तो आप देखिए, उन माता बहनों ने जब अपील की वहाँ के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि ठीक है, मैं इस राज्य में शराबबंदी करूँगा।
और तब से लेकर अब तक वहाँ पे शराबबंदी है। वहाँ पर जब अब नीतीश जी दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तभी भी शराबबंदी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोगों को यहाँ पे शांति मिल गई है, वहाँ क्राइम रेट कम हो चुका है। जो माताएं बहनें हैं वो अपने घर से निकल चुकी हैं, वो निकल सकती हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कि हमें किसी के साथ में जाना है, पुरुष होना चाहिए, भाई होना चाहिए, उन्हें डर नहीं लगता है। जबकि वहाँ पे शाम को 5 बजे बाद में, जब वहाँ पे शराबबंदी नहीं थी, वहाँ निकलना दोपहर था, बहुत मुश्किल था। इवन पत्रकार जब वहाँ पे चुनाव के समय करने जाते थे अपनी पत्रकारिता, तो लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ से 5 बजे बाद मत निकलिएगा, वरना आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल। तो आज जब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है, माताओं बहनों को चैन है, उसी मॉडल को लेकर हम लोगों ने राजस्थान में बहुत बार मुख्यमंत्री से अपील की। हमने भाजपा की सरकार में भी बहुत बार अनशन आंदोलन किए, उन्हें भी समझाया कि अगर आपने यहाँ पे शराबबंदी नहीं की तो लोग आपको दोबारा मौका नहीं देंगे आने का, और रिजल्ट आपके सामने है जी। लोग अपने स्तर पर जागरूक हुए हैं, अपने स्तर पर बहुत सारी अवेयरनेस आई है, और बहुत सारे लोगों ने शराब छोड़ भी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि लोगों की इच्छा शक्ति का ही नतीजा था कि शराबबंदी बहुत हद तक हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं उसके। लेकिन सरकार हमेशा सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या है, सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, क्या मुद्दा है, सरकार को सिर्फ अपनी जेब में काली कमाई भरनी है और कुछ भी मुद्दा नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो आम जन है वो बीमार हो रहा है, वो मर रहा है, बीमारी के आगोश में जा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उन्हें सिर्फ अपने शराब से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए भाई बहनों की जो मौत हो रही है, बच्चियों के साथ में लगातार रेप्स जैसी घटनाएं हो रही हैं, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो ये सब का कारण जो है शराब है। शराब से 90% क्राइम होता है। इसको जानने के बाद भी सरकार का सिर्फ जो अड़ियल रवैया है वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उन्हें जो काली कमाई हो रही है शराब से, वो उन्हें प्यारी है। आप खुद बहुत बार शराबबंदी पे आपने भूख हड़ताल की है और काफ़ी धरने दिए हैं, बहुत रैलियाँ निकाली है, और भी बहुत सारे हथकंडे आपने अपनाए कि शराबबंदी हमारे राजस्थान में हो जाए। तो वो आपको क्या संतुष्ट उस समय करते हैं और क्या वादा आपसे करते हैं? देखिए, जब हम किसी भी तरीके से अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट किसी भी तरीके का जब किया जाता है, तब उस टाइम पे हम लोगों का सिर्फ एक मोटिव ये होता है कि हम शराबबंदी की कितनी ओर निकट जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी बातचीत होती है तो वो हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं, एक लिखित समझौता किया जाता है हमारे साथ में कि हम इन स्टेप्स पे काम करेंगे। हालांकि मोटो तो हमारा वही है कि शराबबंदी होगी, बिल्कुल, लेकिन जब तक सरकार जो है अड़ियल रवैया अपना रही है, तब तक हम चाहते हैं कि चाहे इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी हो जाए तो वो आज नहीं कर रहे सरकार, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आने वाले 5 साल में किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं और फिर बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी हम लोगों की हमेशा मांग रहती है कि एक समझौते के में जो पॉइंट्स होते हैं, जब हमारा पूरा संगठन उस पर हामी भरता है तो उसके बाद में हम उसको। कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ कि आप इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी तैयार करके और काम कर रही हैं और जनता के बीच आपकी कभी खिल्ली उड़ाई गई है? ऐसा मौका कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि लोगों ने इतना प्यार दिया है इस आंदोलन को। मैं ये कहूँगी कि छाबड़ा साहब का आशीर्वाद हमारे साथ दिन रात है। लोगों ने बहुत प्यार से हमें अपनाया, इस आंदोलन को अपनाया है, और दिल से लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो, क्योंकि शराब से आम परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर शराब, स्पेशली निचला तबका जो है वो ज़्यादा। हाँ, वही मैं बात कह रही थी कि अगर एक व्यक्ति घर में शराब पी रहा है तो उस एक शराबी की वजह से 3 से 4 लोग और इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि जो महिला है घर में, वो मारपीट का शिकार हो रही है, बच्चों को पढ़ने लिखने को नहीं मिल रहा, उनके पास में प्रॉपर कपड़े पहनने को नहीं है। अब ये देखिए, छोटे छोटे 4 से 5 साल के बच्चे गाय चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, तो वो दिल से चाहते हैं कि शराबबंदी हो। और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि कभी भी एक शराबी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा शराब पिए। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं दिल से वो भी चाहता है कि शराबबंदी हो, वो छोड़ नहीं पा रहा, उसकी एक अलग कारण वो जरूर देगा, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर का बच्चा या बच्चे या उसके परिवार का कोई भी सदस्य शराब पिए।
तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको दिल से अपनाया है, प्यार दिया है और कभी भी खिल्ली नहीं उड़ी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं और जा रहे हैं, उन्हें समझाते हैं, तो वो समझ बहुत काम करती है। मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरी एक सभा से 500 लोग भी हैं, उसमें 5000 लोग भी हैं, अगर 2 लोग भी शराब छोड़ते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक फील आता है, एक पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, उसका मेरे को सुकून होता है कि कहीं ना कहीं एक जिंदगी, एक परिवार मैंने बचा लिया जी। तो कहीं ना कहीं ये है कि प्यार बहुत ज़्यादा है और कोई भी मजाक नहीं पड़ेगा। और आपने इसके कुछ कैंप वगैरह भी लगाए हैं, लोगों को आप शिक्षित करें कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके होती है, कभी किसी टेलीफिल्म के माध्यम से या कभी किसी मोटिवेटर स्पीकर के माध्यम से, कुछ ऐसे भी कार्यक्रम आपने किए हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं। इनफैक्ट मैं हर जो भी कार्यक्रम होता है राजस्थान में, उसमें खुद पहले पहुंचने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुहिम चला रहा है जो हमारा संगठन, वो हमेशा यही कहता है कि आप मोटिवेट करें लोगों को। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं उन्हें खुद जाके मोटिवेट करना पसंद करती हूँ, और फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के हर माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करती हूँ। मैं जिस तरीके से लोगों को रिलेट कर सकती हूँ, चाहे वो एक अखबार में कोई आर्टिकल के माध्यम से हो सकता है, एक मूवी दिखाने के माध्यम से, एक शॉर्ट क्लिप जो शॉर्ट मूवीज आती हैं उन प्रोग्राम्स में भी मैं जाती हूँ, और वैसा हम लोग कन्वे भी करते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उनको लोगों को दिखाती हूँ। किसी भी तरीके से मैं जिस तरीके से इस मुहिम को सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं हर वो पैटर्न अपनाती हूँ, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, है ना, कोई शायरी के माध्यम से हो, चाहे किसी गीत के माध्यम से हो, तो लोग बहुत अलग अलग तरीके से चीजें देते हैं, बताते हैं, और नई नई चीजें आती हैं। तो मैं बहुत टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना कि फ्रेंडली हूँ, टेक्नो फ्रेंडली हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो वो मैं लोगों के बीच में लेके जाती हूँ। लेकिन हम अगर निचले तबके की बात करें, ऊपर वाला तबका होता है वो कभी नाली में गिरा हुआ नहीं मिलता है शराब के बाद, लेकिन जो निचला तबका है वो हमेशा आपको नाली में गिरा मिलेगा या किसी दूसरे का घर बर्बाद करता हुआ मिलेगा। तो उनके लिए क्या कभी आप स्लम एरिया में, या जो ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं इनके लिए, क्योंकि और भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जब इन लोगों का तो विवेक काम नहीं करता और अति कर बैठते हैं, तो इसके लिए फिर आप क्या करती हैं? देखिए, सबसे बेस्ट तो यही है कि हम लोगों के बीच में पहुंचकर उन्हें समझा सके। अभी मैं रिसेंटली बताऊंगी कि आपको 4 से 5 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया। मैं कच्ची बस्ती में गई, मैं जाती हूँ जनरली वहाँ पे, तो शास्त्री नगर की कच्ची बस्ती में गई। मैंने वहाँ लोगों को जागरूक किया और उन्हें समझाया कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं आपकी हेल्थ पर, आपके पैसे पर, आपकी लाइफ स्टाइल पर, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, आपके परिवार कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेज पे ही जाकर सिर्फ कार्यक्रम करते हैं, हम जितना नीचे तक लोगों तक पहुंच पाते हैं। मैं जाती हूँ, मुझे अगर कोई गांव में बुलाएगा, मुझे कोई डाणी में भी बुलाएगा तो मैं वहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो डाणी आप बोलते हैं बीकानेर की हो, हाँ ठीक है, अलवर की डाणी हो, तो मैं ज़रूर वहाँ पहुँचती हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं एक क्षेत्र नहीं देखूं कि मुझे सिर्फ एक क्षेत्र में करना है, मुझे सिर्फ सिटी में करना है कार्यक्रम, या सिर्फ एक हाई क्लास लोगों तक ही पहुंचना है। आप देखिए कि ये लोगों जो ये अनशन करते हैं, हम लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं शराबबंदी के लिए, ये लोगों के बीच में अपनी पहुंच इसीलिए बना पाया है क्योंकि हम निचले तबके को भी पकड़ते हैं। हाँ, हम वहाँ तक गए हैं, ग्राम का वासी हो, टाणी का वासी हो, हम सब जगह पहुँचे हैं। तो वहाँ तक तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को सबसे पहले समझाना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों की आज बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तीनों ही नहीं मिल पाते अगर एक व्यक्ति शराब पी में। तो कहीं ना कहीं वो समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे प्रोग्राम्स हम ज़्यादा करते हैं जहाँ पर हम इन लोगों के पास में जाकर इनको जागरूक कर सकें, इनके जो दिमाग में बसा हुआ है कि हमें सिर्फ शराब पीकर अपना गुजारा करना है, उसको निकाल सकें। किसी कोई एक ऐसा वाकया बताइए हमें जिसमें आप वहाँ पहुँची है और उसके साथ लोगों ने गंगा जल लेकर ये प्रण किया हो कि हाँ, हम आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। ऐसा बहुत जगह हुआ है। एक कार्यक्रम था जहाँ, मतलब मैं बेसिकली जो भी कार्यक्रम करती हूँ वहाँ पर, जब मैं खासकर कॉलेजेस में जब जाती हूँ, बच्चों के बीच में जाती हूँ, तो वहाँ पर बच्चों से मैं प्रण करवाती हूँ कि आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे जो शराब पीता हो, क्योंकि आज की बच्ची जागरूक है, एजुकेटेड है,
वो अपने समाज को बदलने में हर संभव प्रयास करती है। मेरा ये मानना है कि अगर एक महिला ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज़ हो उसको बदलने में सक्षम है। एक महिला घर को भी चलाती है, बाहर के कार्य भी कर सकती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, मतलब वो ये बोलें कि पूरा ब्रह्मांड उसके आसपास है। नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, और नारी से ही नर रिपजत है, ध्रुव प्रहलाद समान। बिल्कुल ना, तो ये जो नारी के अस्तित्व पे आपने बात कही है, तो नारी तो हर जगह विद्यमान है। वो कभी माँ काली, कभी दुर्गा और कभी चामुंडा बनकर प्रकट भी हो जाती है। तो आपको भी कभी माँ काली बनने या माँ दुर्गा बनने का अवसर मिला है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठी हो? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब मैं अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो मैं एक होम मेकर थी। मैं सिर्फ अपने घर को संभाल रही थी, और आज एक अलग ही रूप आपको मेरा देखने को मिलेगा। आप मेरे परिवार से या मेरे जानने वालों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये एक डिफरेंट ही पूनम है, इसे हम जानते ही नहीं हैं। जानते नहीं थे? हाँ, आज तो सब जानते हैं। आज सब जानते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, आप बड़ी बहन है, हमेशा जुड़ी रही है इस आंदोलन के साथ। तो वो लोग कभी कहेंगे नहीं कि इनका ये रूप हमने कभी देखा था, ये साइड देखा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मैं माँ काली की तरीके से ही जाती हूँ। मैं ये एक मानती हूँ कि ये जो बुराई है, ये शराब रूपी जो बुराई है समाज में, इसको मुझे खत्म करना है और माँ काली तो बनना पड़ेगा। और इसमें कलयुग है, लोग समझने वाले नहीं। बिल्कुल, और इसमें ना जाति धर्म, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, जो भी आता आजा मेरे भाई। जी बिल्कुल। आज बोलो ना कि लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि आज का युग कलयुग है। तो ऐसे आपको माँ काली बनना ही पड़ेगा आज के युग में। आज की महिला को आप देखिए क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, एक पुरुष वो काम नहीं कर सकता जो एक महिला कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है। कभी आपने भी इस तरीके से, जो एक बार मैं झांसी रानी बन गई थी, आप भी कभी इस तरीके से कहीं पब बंद कराने रात को पहुंच गई हो, डिस्को बार बंद कराने पहुंच गई? एक बार ऐसा हुआ था कि एक लोगों ने हमें फ़ोन किया, बहुत परेशान थे वो लोग बहुत टाइम से, और आई थिंक ये एरिया कुछ झोटवाड़ा था। तो वहाँ से बहुत लोग धरना कर रहे थे, लेकिन वो शराबी उन लोगों को परेशान कर रहा था और दुकान नहीं बंद कर रहा था। और काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि पास में एक जनरल स्टोर था, घर थे लोगों के, आबादी वाला, अच्छी आबादी वाला वो एरिया था। तो वहाँ पर हम लोगों को फ़ोन किया, वो दिन रात अपनी दुकान खोल कर रखता था। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनकी दुकान को बंद किया, उस पर ताला जड़ा और वहीं बैठ गई और फ़ोन कर दिया सब आप कार्यदायी को कि आप जो ये नियमों की अवहेलना कर रहे हैं इसे मैं होने नहीं दूंगी, ये दुकान तो यहाँ से बंद होकर रहेगी। और उस दुकान को उन्हें बंद करना पड़ा क्योंकि मैं उसके बाहर बैठ गई। ऐसे ही एक बनी पार्क में भी किया आपने, शिव मार्ग पे कुछ ऐसा आपने? हाँ, ऐसे 4 दुकानें वहाँ बंद कर रही थी, मैं उसके आगे बैठ गई थी। मैंने कहा मैं यहाँ बैठूंगी, आप देखिए जहाँ बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, एक अच्छी सी कॉलोनी, सभ्य कॉलोनी, जहाँ पर जनरल स्टोर है, जहाँ पर मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ के बच्चे कैसे वहाँ से पास होंगे? आप गंदी गंदी फक्तियाँ सुनने के लिए थोड़ी किसी की आप वहाँ से पास ऑन होंगे? बच्चे डरती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे गंदे माहौल को अच्छा करने के लिए अगर हमें बोलते हैं ना कि काली भी बनना पड़े तो हम जरूर बनें। धन्यवाद। तो जब आप माँ काली और दुर्गा चामुंडा बन जाती हैं, उस समय अंकुर जी क्या बोलते हैं? देखिए, वो तो बहुत ही है ना सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ में। हाँ। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि अगर आपको कोई चीज़ दिल से गलत लगती है तो आप उसका विरोध करिए, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो दुश्मन भी कर रहा हो, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। और आज आप ऐसे कितने खिलाड़ियों के साथ ये काम करती हैं, कितने मजबूत कंधे आपने तैयार कर लिए हैं अपनी इस मुहिम के साथ चलने के लिए? बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, नाम किन किन के लूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है। नहीं, नाम मत लीजिए, बहुत कंट्रोवर्शियल में फंस जाएंगी आप, नाम मत लीजिए, लेकिन क्वांटिटी बता दीजिए कि हाँ इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि छाबड़ा जी का आशीर्वाद तो है ही हमेशा से, वो हमेशा ही रहेगा। उनकी वजह से उनके जितने भी साथी थे, चलिए आप बोल देती हूँ, आप ही थे मेरे साथ भी है और आप ही रहेंगे हमेशा से। आप जुड़े रहे इस आंदोलन से और मुझे पता है कि आप आगे तक रहेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के साथ? देखिए, कि आपने अपना पूरा जीवन इसमें दिया है, आप अपने बच्चों की भी इतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाई
जितनी केयर आपको करनी चाहिए बीइंग अ मदर, आप अपने माताजी के पास अपने बच्चों को छोड़ के इस मुहिम के लिए जाती रही हैं, तो आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोगों से ही ये भारत देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। अगर आप लोग ही नाली में और गटर में पड़े मिलेंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। एक बार ज़रा उस व्यक्ति को देखिए जो शराब पीकर नाली में पड़ा रहता है। एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए कि वो क्या फीलिंग होती है, कि उसके घर वाले क्या सोचते हैं। आप अपने घर वालों को ये मौका मत दीजिए। आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं कि आपको अच्छी चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकें। आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा रहना दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। यही बेटा आप लोगों के जीवन में काम आएगी। अगर आप आज एजुकेशन लेकर डॉक्टर बन गए, पुलिस ऑफिसर बन गए, कोई सीए बन गए, देश के राष्ट्रपति बन गए, देश के लिए इतना अच्छा कार्य अगर आप लोग करने लग गए, तो आप देखिए आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में आप लोगों का कितना नाम होगा, लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके सभी समाज के लोग, आपके घर के लोग आप लोगों को हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कार्य आप ये करें कि एजुकेशन अच्छी सी लेकर अपने उस मार्गदर्शन को आगे, जो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, उसको आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि यही आपके जीवन में काम आएगा। अगर आप अच्छा पढ़ लिए, अच्छी अपने एजुकेशन ले ली, तो आपका जीवन आप खुद संवार सकते हैं। और अगर आपने शराब को पिया या किसी प्रकार के नशे को अपनाकर उसी में रह गए, तो आपका जीवन तो खराब हो गई, साथ में आपके परिवार का भी जीवन खराब हुआ। तो इसीलिए आप इसको छोड़ दें, आप इसकी संगति में कभी नहीं जाएं। सिर्फ एक टारगेट रखें कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो इतने सारे कर्तव्य निभाए हैं आज तक, उनका जो कर्ज चुकाएं, सिर्फ अच्छी एजुकेशन लेकर और कुछ बंद करें। तो दोस्तों, हमारा परिवार, समाज और देश, इन सब कुरीतियों से, ये कुरीति तो है एक तरीके से, शराब की लत, कितनी बुरी लत जो आपको बर्बाद करती है, आपके परिवार को बर्बाद करती है, आपके समाज को बर्बाद करती है, और आपके देश पे भी इसका इफेक्ट आता है। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन आज तक राजस्थान में इसकी सुनवाई उस तरीके से नहीं हो पाई जितनी परिवार ने शहादत दी छाबड़ा साहब ने। और कितने ही लोग इस मुहिम में जुड़कर, कोई कलम के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, कोई टेलीफिल्म के माध्यम से, और कुछ प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं और बात करते हैं शराब बंदी की। कैसा लगता है? सोच कर ही बुरा लगता है कि आजकल की तो लड़कियां भी बार में बैठकर वो पैग उठाती हैं। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर जिनकी बच्चियां ये कर गुजरती हैं। माना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का ये तरीका है, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति तो नहीं, ये हमारे मूल्यों के साथ बलात्कार तो नहीं। बहुत सारी बातें और नए पहलुओं पर हम पूनम जी से करते रहेंगे। समय अभी मांग रहा है कि चल संध्या, अलविदा ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।